अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वाओ परी, कितनी प्यारी मेहंदी लगी है तुम्हारी। हूर बिस्तरे पर बैठी हुई उसके छोटे सुर हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी के डिजाइन देखकर हूर के मुंह से बेसाहता निकला। परी भी अपने हाथों को देखकर मुस्कुरा दी। उसे मेहंदी, पारिश, बर्फ, फूल बहुत पसंद थे, पर ना ये सब पसंदीदगी अपने बाप के घर कभी पूरी हुई और ना यहाँ। पर अब जब उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी तो मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट ने जैसे बसेरा कर दिया था। वो बार बार अपने हाथों की मेहंदी देखती खुश हो जाती। और दूसरी वजह शायरी को अहमद साहब ने कुछ काम से कहीं बेच दिया था, तो वह सुबह से घर पर नहीं था। आपकी भी परी ने उसके हाथों पर लगी सिंपल सी डिजाइन की तरफ इशारा किया। और को मेहंदी पसंद थी ना, और ना ही नापसंद। मूड होता तो लगा लेती, नहीं तो नहीं। आज लगाना तो नहीं चाहती थी, पर बहन की शादी की वजह से लगा ली। उसे हर मौसम पसंद था सिवाय बारिश के, क्योंकि उसे बहुत ही डर लगता था बारिश, हंगामे और झगड़ों से। फिर दोनों शादी में अपनी तैयारियों के बारे में बातें करती। मेहंदी जब थोड़ी सी सूखी, रात के अढ़ाई होने लगे तो दोनों सोने की नीयत से लेट गए। हूर की तो आंख लग गई थी, पर परी के दिमाग में नसनी बेगम की बातें गूंजी थी, जो कमील के बारे में, उसकी अच्छी आदतों के बारे में बता बता कर सर खा गए थे। और उसके बारे में भी पूछने लगी। वो दोनों माँ बेटा अजीब लगे उसे। एक गुड़गुड़ का देखता हुआ मुस्कुरा रहा था और माँ पैदाइश से लेकर अब तक की बायोडाटा लेने लगे। परी सोचती हुई खिलखिला हंसी, फिर हूर की नींद का ख्याल करके हंसी को मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया। मिशाल को नींद नहीं आ रही थी, पर वो सास और भी अपनी कजन रूबिया की नींद का ख्याल करके एक ही सैर पर पड़े थे। कल सब कुछ बदल जाना था, जिंदगी जीना, सोचना, कमरा, रिश्ता तो पहले ही बदल चुका था, पर कल हर चीज से नई शुरुआत करनी थी। सब कुछ, खुशी गम, हर डोर एक इंसान के साथ बांधनी थी। उसके कदम से कदम मिलाकर उसके संग चलना, उसका हर दुख अपने अंदर समाकर उसकी खुशी देनी थी। 19 सोचों में थी जब टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बाज उठा। उसने जल्दी से रूबी की नींद ना टूट जाए सोचकर ओके करके कान से लगा लिया। तो काफी देर तक खामोशी थी। उसने मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा जहां पर धराब लिखा हुआ था। रात इस पर धराब की कॉल देकर अपना सर पीट लिया। क्या जरूरत थी ओके करने की, आंधी देख तो लेती। उससे बड़बड़ाती भी उठ बैठी। उसके चेहरे पर घबराहट सी फैल लगी। पापा अपने मेहंदी से सजे हुए हाथों में मोबाइल देखकर होंठ काटने लगे। मिशाल, स्पीकर से धराब की गंभीर आवाज गूंजी। मिशाल एकदम घबराकर और ब्लश करती बेड से दूर हुई। वह पूरी बुखलाई हुई थी। धराब की पुकार पर भी कोई जवाब ना दिया। उसे शर्म आती है, भला कैसे वह धराब से बात करे जिसकी जिंदगी में आने को सिर्फ कुछ ही घंटे थे। वह शर्म से सूरत पड़ती हुई ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए अपने हाथ के नाखून को कभी देखती, कभी मुंह के करीब ले जाकर वापस पीछे कर देती। धराब की काफी बार पुकारने पर उसने सिर्फ घुटी हुई आवाज में ये कहा, उसमें भी माथे पर पसीने से आ गए थे। जाग रही थी। धारा पैर पर लेटा हुआ रूम की छत पर लगे खूबसूरत से फनूस को देखकर पूछा। नहीं, उसने हड़बड़ा कर बोली, कहीं वो कुछ और ही ना समझ रहे। मैं भी जाग रहा हूँ। वो उसकी हड़बड़ाहट में भी समझ गया था। वो जल्दी से घबरा कर बोली, धराब, मुझे नींद आ रही है। जिस पर वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, सो जाओ, अब भी हर बात की इजाजत है, और अच्छे से पूरी नींद करके उठना। उसका जोर मैंने लहजा मिशाल का दिल धड़का गया था। हाथ की हथेलियां भी पसीने में भीग गई थी। उसने हड़बड़ाकर काल काटी और लंबा सांस लेने लगी। कुछ देर वहीं पर खड़ी रही, फिर आस्था से कदम उठाती बेड की तरफ आई। पैर पर लेटते हुए उसके ब्लश करते चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। अब भी सोए हुए उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि परी को बहुत ही भूख लगने लगी। वो उठकर हूर को देखने लगी, जो नींद के मजे ले रहे थे। उसने एक बार कोशिश करके हूर को पुकारा, हूर, पर वो होश की दुनिया में होती तो जवाब देती। सोने के बाद वो परी के भी टक्कर की थी। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर इन दोनों को होश नहीं रहता था। पर आज परी का भूख से बुरा हाल था, इसलिए नींद भी रुखसत हो गई थी। हूर की तरफ से अंधेरा ही मिला तो वो बेड से उठी और कलीन पर चक्कर लगाने लगी, पर भूख ने भी सोच लिया था कि आज उसे तड़पा के ही रहेगी। आखिरकार मजबूर होकर वो एक नजर हूर पर डालती फिर से अपने नाइट सूट को देखा। पिंक शॉर्ट शर्ट और सफेद गिरदार शलवार में वो कोई डॉल ही लगे थे। उसने दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला। एक नजर हूर पर डालती सफेद गुलाबी नाजुक पाँव कलीम पर रखती हुई आस्था से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। दिल में यह सुकून था कि जालिम शेर यहाँ नहीं था, वरना वो पाँव भी बाहर ना निकालती कमरे से। साढ़े 11 में सबूत छाया हुआ था। सब थक खाकर कुछ घंटों का आराम करने अपने कमरों में मौजूद थे। वो आहिस्ता से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। वह किचन की तरफ आई तो वहां की लाइट रोशन थी और अंदर से खटपट की आवाज आ रही थी। पहले तो वो डर गई, पर फिर मुलाजमा का ख्याल आते अंदर की तरफ आई। उसके कदम वहीं पर थम के जब उसकी नजर काउंटर पर पड़ी। वहां पर कोई और नहीं, शहरियार मौजूद था। शायद अभी आया था। और बर्तनों की आवाज इसलिए थी क्योंकि वो काफी बना रहा था। उसकी भूख प्यास अंदर ही मार गई थी शायरी को देखकर। शायरी सिर्फ साइड फेस देख रहा था। वो बिना आवाज के बगैर सांस लिए मुड़ी। हनी,
मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारी महक से जान जाता हूँ कि तुम आ रही हो, इसलिए वापस जाने से बेहतर है अंदर आओ। उसका लहजा वार्निंग देता हुआ था, पर उसकी बातों की तरफ ध्यान दिए बगैर जाने लगी। उस पर वो नहीं रुकना था। भूख जाए बाढ़ में, उसे अपनी जान अजीज थे। परी यार, मैं भी गुस्सा करने की हवाश में नहीं हूँ, सर में शदीद दर्द है, इसलिए शाबाश आ जाओ। उसका लहजा बिल्कुल आम सा हो गया था, पर परी को भी उससे खौफ आने लगा। मैं सिर्फ आवाज सुनकर आई थी। वह झूठ बोलने की भरपूर सी कोशिश करने की, जो कि शायरी के सामने बिल्कुल बोंगी थे। गलत बात, झूठ नहीं बोलते। उसके ठंडे नरम लहजे पर परी को लगा शायद उसे दौरे पड़ते हैं। कभी चीखता है, कभी नरम, कभी गुस्सा, कभी जुनून वाला। पता नहीं कौन सी बीमारी थी उसके, जो परी का छोटा सा दिमाग समझने से रहा। ये नहीं था कि वो बीमार था, बात ये थी कि पहले नफरत, फिर उससे मोहब्बत, प्यार, इश्क में से जुनून, सब ने मिलकर उसका दीवानापन बना डाला था, जो हर हद्दों को जानता था। अब ये दीवानापन पता नहीं क्या करे आगे। वो काफी काम में डालता हुआ उसे पोस्ट करा था, जब उसके हुक्म से इनकार नहीं करेगी, और वो सच ही तो था। परी ने कब उसकी बात का इनकार किया? अभी भी अंदर में गुस्सा समाये चेहरे पर मासूमियत मुंह फैलाकर अंदर आई। शायरी ने खामोशी से कपड़े पर पड़कर एक नजर उसको देखा। अपनी रंगत की जैसी गुलाबी सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा, उस पर नजर पड़ते ही परी ने हड़बड़ाकर सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। नंगे पांव, नाजुक नंगे पांव फर्श पर रखे। उससे उसके नंगे पांव चलना जरा भी पसंद आया, पर अभी कुछ ना बोला। पूरी आंखें उस पर मड़को किए हुए काप उठाकर एक सिप लिया और वापस आकर कुर्सी खसकाकर उसको बैठने का इशारा किया, जिस पर परी डरती हुई कभी हाथ मसलती और कभी गन्नी पलकों के जाला से उसे देखती हुई आस्था से कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद वो बिना कुछ कहे फ्रिज में देखने लगा और वहां से हल्की सी डिशेस निकालकर माइक्रोवेव अमर में उन्हें गर्म करके प्लेट में निकालने लगा। परी जो होंठ काटती उसके हमले के इंतजार में थी, पर जब काफी टाइम हो गया शेर ना घुराया, तो जैसे उसके अंदर में हैरत के पहाड़ उबलने लगे। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि ये उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी जब शायरी ने बगैर उसके बताए उसके सामने खाना रखा। उसे लग रहा था कि वो हवाब देख रही है। आस्था से हाथ नीचे करके अपने किराए में चुटकी काट लेंगे, जो कुछ ज्यादा ही काटी गई। दर्द हुआ, पर यह भी यकीन हो गया कि हवाब नहीं है। उसकी ये हरकत शायरी की तेज नजर से पोशीदा नहीं रह सकी, जिस पर उसके चेहरे पर नामहसूस सी मुस्कुराहट थे। वो कभी डिशेस को देती, कभी सामने बैठे टेबल पर बजती भी उसकी उंगलियों को। ऊपर देखने की हिम्मत जो नहीं थी, जब उसके कानों में शायरी आके इसी लहजे में अल्फाज पड़े, हाथ दिखाओ अपने। ना चाहते हुए भी डरते हुए मेहंदी से सजे हुए हाथ अपने टेबल पर रखे। खौफ था कि उसके रहमो करपा होने की वजह और इतनी देर चुप होने के बाद फिर कुछ कह ना दे। शाहीन ने आस्था से हाथ अपनी नरम पकड़ में लेकर उसे हाथ देखने लगा। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे कोई नाजुक सी चीज जो जरा सा छूने से टूट ना जाए। अब परी को सच में उसके दिमागी हाल पर शक होने लगा। बेसाता उसकी नजर ऊपर उठने लगी, जो कि पकड़े तो उसके हाथ हुआ था, पर नजर परी के मासूम से उलझे हुए चेहरे पर थी। उसने सटपटाकर साड़ी झुका लिया। सुरमई आंखों में वो जो उलझन थी, वो शायरी ने वो साड़ी समझ गया था और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने आन गिरा। खाना खाओ। बगैर उसकी उलझन समझाए उसे दूसरा हुक्म दिया, जिस पर परी ने फौरन अमल किया। कल कमीज क्या कह रहा था? काप टेबल पर रख के उसके किनारे पर उंगली फेरते हुए नरम से सख्त लहजे में पूछा। परी, जो जल्दी जल्दी खाकर भागना चाहती थी, उसके पूछने पर नवाला गले में ही अटक गया। वो बुरी तरह से खांसने लगी थी, जिसकी वजह से आंखों से आंसू और चेहरा शुरू हो गया था, पर शायरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी आराम से काफी के सिप लेता उसके जवाब का मुंतजिर था। पर ने उसको देखकर जैसे तैसे खाकर जग से पानी निकालकर पिया तो सांस में सांस आई। मुझे जाना है, वो अपनी गुटी सी आवाज में बोलती सिसकियां लेने लगी। उसे अब हकीकत में समझ आया था कि ये इतनी देर क्यों चुप था, और अगर कमील की बात बताती तो शायद कमील से पहले खुद की लाश यहाँ पर पड़ती होती। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो खाना बीच में छोड़ दे और किसी का सवाल का जवाब ना दे। मेरा दिल करता है ऐसे लोगों के या तो जुबान काट दो या हाथ। सरदपुर इसरार सा लहजा। मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरी पड़ी में ऐसी कोई भी आदत हो जो मुझे ना पसंद हो। उसका लहजा ऐसा था कि पड़ी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से फैल गई और आंखें फटने के करीब हो गई। उसका मासूम सा दिल सुकड़ने लगा। हाथ पांव सर पा गए और खुद को संभालते टेबल को साथी से भगा गई। खाना खाओ हने। प्लेट को की तरफ करते वह मुर्तजे नजरों से देखने लगे। ना चाहते हुए भी उसका हर रूप पड़ी के सामने पर्दा हो रहा था। उसने कहा, वो आंखें मसलती को सोचने लगी। वो बोला कि हिचियां से आने लगी। इतनी मुश्किल हो रही थी जिंदगी। हाँ, शायने सर हिलाकर जैसे कह रहा हो कि मैं सुन रहा हूँ, अब आगे बढ़ो। वो मैं गिर रही थी तो बोला कि संभाल कर, दुपट्टा बड़ा है, गिर जाओगी फिर। वह इतनी सफाई से झूठ बोली कि शायद तो सिर्फ उसके चेहरे को देखता रह गया। फिर अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ाई और आंखों के इशारे से उसे पीने का कहा। अलबत्ता बुरी आंखों में एक चमक थी। परी चम्मच लाकर घबरा गई और नफी में साइड लाने लगी। मैं नहीं पीती। अपनी बढ़ाई हुई आवाज में गोया हुई। पता नहीं क्यों तुम्हें एक बार मेरे लफ्ज समझ में नहीं आते। वो एक एक लफ्ज गुस्से तक चबा कर बोला, जिस पर परी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए अंदर में कुर्ती हुई खामोशी से कप उठा गए और एक नजर शहर पर डालकर आंखें नीचे काले पानी का एक खून पड़ने से उसकी चीख निकल जाती अगर शायरी का बारी हाथ उसके मुंह पर ना आता। वो
जो कोई भी चीज़ थी उसे कॉफ़ी ना लगी, इतनी कड़वी थी कि मुर्दे को भी पिलाया जाए तो वो भी तौबा गा के उठ जाता। ज़बरदस्ती उसको गुण पिलाया गया उसके हाथ के दबाव से। फिर उसके कान के करीब होकर बोला, अगर तुम्हारी बात में ज़रा बराबर भी झूठ हुआ तो मैं झूठे लोगों के लिए इतना ही करवाऊँ तो सब सच बता दो। उसके मुंह से हाथ हटाकर वो सद लहजे में बोला, परी को कॉफ़ी पीने से अब कायस चढ़ने लगे थे। यही सच था। वो कहती हुई पानी जग से निकालकर एक ही सांस में सारा गिलास खत्म कर गई और वहां से निकल जाने वाली थी जब शैरी ने उसको कमर से पकड़ लिया। फिर झटके से तरफ खींच कर उसे कमर से पकड़कर काउंटर पर बिठाया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि परी को कुछ समझने का मौका भी ना मिला। जब संभली तो शैरी उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी मेहंदी की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। वो बौखला से गई पर अपने हाथ को न खींच सकी। वैसे तो मुझे मेहंदी की खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती, पर तुम्हारे हाथों में साथ कर वो अपनी महक को भी तुम्हारे जैसा नशीला बना गई है। वो उसके हाथों की हथेली को चूमता प्यार भरे लहजे में गोया हुआ। एकदम वो बदल गया था, परी के मुताबिक दोरों की तरह। क्या मेहंदी पसंद है तुम्हें जानम? उसके चेहरे पर आवे बालों को पीछे करता पूछने लगा। परी कोई भी जवाब ना दिया और अपना हाथ आस्था से उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। उसकी हरकत और जवाब ना देने पर शैरी सिर्फ सर्द सी बुरी आंखें उसकी सुरमई आंखों में गाड़ी। उसकी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था जिससे परी के पूर में खौफ सा फैल गया और मुझसे हड़बड़ाकर जल्दी से जवाब दिया, हाँ पसंद है बहुत। और क्या क्या पसंद है? उसकी नाजुक गुलाबी गाह पर अपने हाथ की पूछ से सुलाने लगा। परी को लगा कि अगर आज यहाँ से बचकर निकली तो जिंदगी की नई शुरुआत होगी। सब कुछ है। वो नजर जुगाए मासूमियत से बोली जैसे गुनाह का इतराफ कर रही हो। सब कुछ में मैं भी शामिल हूँ क्या? वो उसके झुके हुए सर को देखकर शरारत से गोया हुआ। उसकी बात ने जैसे परी को हजारों वॉलेट का झटका दिया। बुखलाकर जल्दी से बोली, नहीं सिर्फ मेहंदी, फूल, बर्फ, पानी और बारिश। उसकी बाबा शायरी का दिल क्या कहकर लगाए पर सबका ख्याल करके और उसकी सीरियस चेहरे को देखकर दबा गया। खाना नहीं पसंद? उसके पानी लफ्ज सुनकर मजाक में बोला, पर परी को समझ आया तो पसंद है। बहुत उसकी शर्ट के बटन को देती जैसे इल्तिजा करने लगी कि क्या मैं जाऊं? उसकी बाबा उसके दोनों हाथ अपने लबों से लगाकर फिर बोला, हनी तुम्हें नहीं पता कि मैं सारा दिन तुम्हारा चेहरा देखने कितना तड़पाऊं। एक पाल के भी सुकून नहीं मिला मुझे। फिर शायद अल्लाह पाक का मुझ पर रहम आ गया तो उसने मेरी बेसुकूनी मेरा मजीद इम्तिहान लेने का इरादा तर्क करके तुम्हें बेच दिया। और अब तुम इतनी जल्दी जाने का कह रही हो? अब तुम्हें देखने के बाद सुकून की नींद लूंगा। परी खामोशी सर झुकावे डर से होंठ काट रही थी और शहरियार उसे अपने दिल का हाल बताने के साथ सुरख होंठों के साथ उसकी हरकत देखने लगा। यह जुल्म है डार्लिंग, उस पर सिर्फ मेरा हक है। उसके जमी लबों का जात करवा के उसके साथ आवाज में बोला। तेज काटने पर सुरख होंठों से खून की बूंदें निकलने लगी जिन्हें शायरी ने देखकर अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालकर उसे उसका खून साफ किया। उसी खून पर अपने होंठ डाल दिए। परी जिसको देखी थी उसकी हरकत पर दिल हलक में आ गया। तरकन थी कि डोल की तरह दक तक आए थे। वो हड़बड़ा कर उतरने लगी तो शायरी ने दोनों तरफ पर काउंटर पर हाथ रखिए और परी को पीछे खिसकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सफेद पड़ते चेहरे के साथ सुरमेद सहमी हुई नजर उठाकर उसको देखने लगी, पर उसकी पूरी सर्द आंखें अपने लब्बों से निकलते खून की तरफ थी। उसका गला खुश्क हो गया था। जल्दी से हाथ की पूछ से उसे साफ करना चाहा तो शायरिया ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा। वो काउंटर से सिरकते हुए उसके गले से लगी और शायरी ने उसके होंठों से बूंद बूंद निकलते खून को अपने लब्बों से साफ करने लगा। तुम बहुत ही कीमती हो शेर के लिए। शायद शायरिया इतना जरूरी ना होता, पर तुमने शेर को जगा दिया जिससे लड़ाई नामुनासिब है, जिसकी डिक्शनरी में परी के नाम की लड़ाई का लफ्ज बीच में दिला दिया गया। वो पूरी रास्ता सरगोशी में उसके काम में कहता हुआ उसके लजरते वजूद को नीचे उतार गया। उसके बालों से क्लिप आजाद करवाकर उसकी खुशबू को अंदर उतारता हुआ शिद्दते दीवानगी से बोला, हनी यू आर माइन, ओनली माइन। हल्की सी बड़ी हुई छेप से उसके नाजुक गाल को टच किया जिस पर परी दहशत ज़दा हो गई थी। कहने के साथ उसे जात किया तो वह बिना मुड़े हुए भागने वाली जब दुपट्टा शायरी ने पकड़ लिया। वह लजरती कामती बड़ी आवाज में गोया हुई, मुझे नींद आ रही है। उसके कहने पर शायरी ने आंचल से दुपट्टा छोड़ा तो वो बात हुई किचन से निकलती ऊपर चले गए और किचन की चौकड़ पर खड़ा सो जाता हुआ देखता रहा। देखता नहीं साकत हो गया था मंजर देखकर, जहाँ कमर पर लहराते घने काले बालों के अबशार, सीनों पर बिछे हुए सुरख मलमल के कलीम पर गुलाबी नंगे पाँव जमाती, आधे शानों पर रखे दुपट्टे और आधा जमीन को छूता। वो कोई परियों के देश की परी ही लगी थी। इतना हंसी मंजर था कि उसका दिल बुलंद आवाज में दरक उठा। एक शहर सा जादू था परी में। वो तो चली गई थी पर शायरी अभी भी उसके शहर में था। फिर उस शहर को मोबाइल की रिंग ट्यून ने तोड़ा। वो होश में आते झंझला गया। हाथ को हरकत दी तो कुछ महसूस हुआ जैसे देखने पर खूबसूरत चेहरे पर झंझलाहट की जगह प्यार से मुस्कुराहट ले लिया। वहां कुछ और नहीं, परी के बालों का क्लिप था जिसे चूम का जेब में रखा। और अब ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरी मुकम्मल मेरी दस्तरस में आओगे। और मोबाइल निकाल कर देखा तो गजल की कॉल थी। वो ओके करता हुआ मोबाइल कान से लगाता वापस घर से निकलता चला गया। मिशान नौशीन को पार्लर भेज दिया गया था। उनके साथ परी भी थी। हुर को यहीं तैयार होना था इसलिए वो पार्लर नहीं गई थी। शादी मैरिज हॉल में थी जो कि शायरी ने पहले ही बुकिंग करवाई थी। वैसे उनका घर भी किसी महल से कम ना था। अब बड़े बेटे और दोनों बड़ी बेटियों की शादी थी, इसलिए हमाद साहब अहमद साहब कोई भी कमी नहीं रहने देना थे। शादी में बड़े बड़े बिजनेसमैन और ऑफिसर सारे थे। वैसे क्यों ना थे। हमाद मलक के बेटे और अहमद मलक के भतीजे और दरा मलक की जो शादी थी और फराज साहब वालों की तरफ से भी काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे। आलिया बेगम, आयमा और नसीम बेगम मैरिज हॉल में मौजूद थी।
बारात के वेलकम के लिए लड़कियां फूलों के थाल हाथ में लिए उनके मुंतजिर थे। अहमद साहब के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ खुशी भी थी। गुस्सा इसलिए था कि उनका सपोर्टकार जिस काम से भेजा था वो सब तो हो गए थे, पर वो अब तक गायब था। खुशी एक बाप के लिए उससे बड़ी क्या थी कि वो अपनी जान के टुकड़े को एक ऐसे इंसान को दे रहा था जो हर लिहाज से परफेक्ट था। और दूसरा दुख भी था सबके चेहरे पर, क्योंकि उनका मुलाजिम रफी, जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो कुछ ठीक हो रहा था पुलिस को बताने के लिए कि उसका एक्सीडेंट किसने किया, पर किसी के बेरहमी से रात को उसका गला काट दिया था, जिससे हॉस्पिटल का पूरा रूम खून से लाल था। और वो जो कोई भी था बहुत ही पावर वाला था, क्योंकि उसने इस टाइम रूम में लगे कैमरेज को भी बंद करवा दिया था और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था रूम में। दाराब ने खूबसूरत सी शेरवानी पहनी हुई थी, सापा सिरा सजाए वो कोई रियासत का शहजादा ही लग रहा था। हसन भी सेम ड्रेस पहना हुआ था। सफियान ब्लैक थ्री पीस सूट में बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। परी का कुछ अता पता नहीं था। बारात मैरिज हॉल में दाल हुई तो हर तरफ शोर था उठ गया था। अंदर हाल में आए तो उन पर फूलों की बारिश की जा रही थी। मूवी मेकर ने भी मूवी बनाना शुरू कर दी थी। वो दोनों सबके साथ शान से चलते हुए स्टेज पर आए और अपनी जगह बैठकर दुल्हन का इंतजार करने लगे। दाराब के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिस पर सफियान वापस से छीरा था। दाराब की नजर शायरी को ढूंढने लगे जो उसे कहीं भी ना मिला। अलबत्ता अहमद साहब और आमा बेगम के चेहरे पर परेशानी के अंतर नमाया थे। उसने अफसोस से उन्हें देखा। कहाँ हो नाफरमान की औलाद। शायरी की काल पीक करते अहमद साहब ने सैपट होगा कर्जे। वो कब से उससे काल करा था और अब जाकर उठाई तो अहमद साहब का पारा हाई हो गया था। मजीद उस पर सितम के शायरी की नींद बड़ी भी आवाज में हेलो कहना सो रहा था हमारा दादा आवाज। गद्दे, यहाँ बहनों की शादी हो रही है और तुम सो रही हो। किस गुनाह की सजा हो तुम। शर्म करो, पाई हो बड़े, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कुछ अपने बाप की इज्जत का एहसास करके 15 मिनट में आ जाओ, सिर्फ 15 मिनट। वो गरजते बरसते कहने के साथ ही मोबाइल बंद कर दिया और सामने परेशान सी आमिना बेगम को देखा। वो उन्हें आंखों से तसल्ली देकर अंदर की तरफ रवाना हो गए। सफियान की बेचैन नजरें हूर की तलाश में थी। वो उसे हर तरफ देखने लगा। फिर अचानक एक जगह उसकी नजरें जैसे साकत सी हो गई थी। होंठों पर खुद मुस्कुराहट छा गई थी, क्योंकि सामने ही उसका चैन चुराने वाली अपनी क्यामत धारते हुसैन के साथ उसके कपड़ों की मैच कलर ब्लैक फ्रॉक और उस पर सफेद चमकते नगीनों से सजा था। गले में फ्रॉक से मैच ब्लैक चमकते नगीनों से बड़ा बड़ा दुपट्टा। खूबसूरत तो वह पहले से थी, पर आज उसके हुस्न के मसाले देने को दिल कर रहा था। वो किसी बात पर अपने दोस्तों से खिलखिलाकर हंस रही थी, जिस पर उसके दोस्तें भी उसका साथ दे रहे थे। तुम कहाँ खो गए हो भाई। अचानक कमीले से साकत खड़ा देखकर कांधे पर हाथ रखकर होश में डाला। सफियान उसको देखते ही नजरों का जाविया बदल गया था। फिर मुस्कुरा उसको देखा बोला, कहीं नहीं, बस यहीं कहीं। उसके कहने पर कमील का जोरदार कहकर लगा, हाँ मैं भी समझ गया, बस यहीं कहीं। कमील ने हुर को देखा बोला, जिस पर सफियान ने उसके कांधे पर हाथ डालकर उस रूह अपनी तरफ कर दिया। देखना गुनाह है ब्रो, कहते हैं दोनों हंसते हुए ऊपर दराब वालों के पास चले गए। दुल्हनों को लेने के लिए कमील चला गया था पार्लर से, क्योंकि उसे परी को देखना था और दूसरा कोई और नहीं। पर आयमा बेगम सब समझ रही थी और नसीम बेगम का आयमा से परी की बाबत पूछगिछ करना दोनों पहने समझते हुए भी चुप थे। आयमा बेगम को तो दिल कट रहा था। शायरी की सुस्ती, लापरवाही, कामचोर तबीयत का सोच कर भला कैसे अहमद साहब हमेशा परी का हमसफर से बनाते और कमील इतना अच्छा अपने बाप के साथ बिजनेस संभाल रहा था। फ्याज साहब के बात करने पड़ते ही शायद हाँ कर दी जाए। उसकी आंखों में नमी सी फैल गई थी। जब आलिया बेगम ने उन्हें शान पर हाथ रखकर तसल्ली दी, भाभी आप देख रही हैं शादी को जरा सा भी नहीं सुधरा। क्या करूं मैं इस लड़के का, इस उम्र में माँ बाप को तकलीफ देने लगा है। कुछ तो सोचे अपने मुस्तकबिल के बारे में। मानती हूँ अहमद साहब कमाल है, तीनों मिलकर माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है, पर का बताकर बाप के पैसों पर चलता रहेगा। आयमा संभालो खुद को, हमारा शारिया बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत जल्दी है समझ जाएगा। जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है वही होता है और शादी के साथ भी अच्छा होगा, तुम फिक्र ना करो। कुछ ही देर में फिर दुल्हन आगे का शोर मचा हर तरफ। सब उनकी तरफ हुए। मिशाल ने गोल्डन कलर का खूबसूरत से लहंगा पहना हुआ था, उससे मैच जेवर। दुल्हन मेकअप में उसके हुस्न में चार चांद लग गए थे। नौशीन ने व्हाइट और रेड मिक्स कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी कीमती जेवर, और दुल्हन मेकअप में बहुत ही प्यारी लग रहे थे। उनके साथ ही मुस्कुराती हुई परी, जिसने कमील के नजरों का बसेरा का लिया था। ब्लू कलर के लहंगे और पार्लर के मेकअप ने उसकी खूबसूरत और कम सुन हसीन चेहरे को और भी प्यारा बना डाला था। जिसकी भी नजरें पड़ती पलटने का नाम न लेती। फूलों की बारिश और आयमा बेगम के संग उन्हें लेकर स्टेज की तरफ आई और फिर दाराब और हसन ने हाथ पर आकर अपने साथ बिठाया। मूवी वाले उनकी मूवी बनाने लगे। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। दाराब ने करीब सरगोशी की, जिस पर मिशाल के झुके हुए शर्म से सुर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। वो जैसे उसमें सिमटने लगी। दाराब के हाथ पकड़ने पर दाराब ने सबकी परवाह किए बगैर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। खूबसूरत महल के एक खादमान कमरे में, जिसमें सिर्फ आलम के हास और भरोसामंद आदमी जाते थे। उन हास आदमी में एक गजल था और दूसरा शेर। रूम के दरवाजे पर दो गार्ड्स खड़े थे, जिन्हें अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कमरे में एक बड़ी सी टेबल
और उसके इर्द गिर्द किताब में रखी हुई कुर्सियां, 2 कीमती सोफे के बीच में रखी शीशे की टेबल पर रखे हुए पाकिस्तान के कई जगहों के मैप को उसने मोड़कर रोल की तरह बनाया हुआ था और एक तरफ टेबल पर रखे हुए अपने बैग में डाले। चेयर खिसखिसा कर उठ खड़ा हुआ। मैं आलम के कराची आने से पहले इन दोनों को वहां पर पहुंचा दूंगा। वैसे भी उसे अभी पता नहीं कितने महीने या दिन लगे, पर उसके लिए मुझे एक माह चाहिए, क्योंकि कोई खबर नहीं ये पाकिस्तान में है भी या नहीं। वो सरसी आवाज में गोया हुआ, जिस पर अजील ने असबाब में सर हिलाया। ये तो ठीक है, पर तुम्हें हया रखना होगा, हमेशा की तरह। और इस बार तो आलम ने हाथ कर एहतियात का कहा है, किसी को बनक भी नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें हास करके और जिंदा रुस्तम को लाना है। इस बात का ध्यान होना चाहिए कि पकड़ने के बाद वो या तो तुम्हें नुकसान देगा या फिर खुद को खत्म कर देगा। फिर वो भी उठकर खड़ा हुआ और दोनों बातें करते महल से निकलकर बाहर पार्किंग में कार में वो बैठा। जब अजील बोला, काफी तंग करते हो अंकल को बच्चे। उसके पापा दोनों के कहते लगे, और बहनों की शादी मुबारक हो, मेरी तरफ से उन्हें खुश रहने की दुआएं दे देना शेर। फिर हाथ मिलाता हुआ जहाज की स्पीड से कार को उड़ाने लगा। उसे 15 नहीं तो 20 मिनट में कैसे भी करके तैयार होकर मैरिज हॉल में पहुंचना था। हूर जब अपनी फ्रेंड से बातें करती, जब उसे एक बच्ची ने कहा कि आपको अंकल बुला रहे हैं, वो परेशान सी होगी। कौन अंकल बेबी? उसे साइड से पूछने लगी। जब वो बच्ची कांधे उचकाकर उसे साइड की तरफ इशारा करके चले गई। हूर भी परेशान सी होकर सोचने लगी कौन हो सकता है। फिर सफियान का ख्याल आते वो गुस्से से यहाँ वहां देखने लगी, जो स्टेज की तरफ किसी लड़के से बात कर रहा था। मतलब वो नहीं था। वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज करती सिर्फ जानने की जहाँ पर इस बच्ची ने इशारा किया था। उसे लगा शायद शारी बाई हो, क्योंकि सब वहां पर मौजूद थे सिवाय शारी के। वो पहुंचकर इधर गिर्द देखने लगी। ये जगह थोड़ी सी साइड पर और लोगों की नजर से पोशीदा थी, इसलिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। शायद मजाक किया हो। वो चीर का सोते मुड़ी तक जैसे दीवार से टकरा गई। उसका सर घूम लगा। सामने खड़े चट्टान से टकराकर अपने घूमते सर को संभालकर कहर बड़ी नजरें उठाई तो सफियान को वहां पर पाकर साकत सी हो गई थी। तुम? वो बोलती हुई उसे दूर है। हाथ दिखाओ अपने। उसके कहने पर हू ने अपने हाथ पीछे कर लिए और साइड से होती हुई वहां से निकलने लगे, बगैर उसके गुस्से की परवाह किए। उसकी नजरअंदाज करने पर सफियान को जैसी आग से लग गई थी। उसने झटके से पकड़कर उसे दीवार से लगाया और उस पर अपना वजन डालता हुआ उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। हूर को तो इस अचानक हमले और सफियान के वजन से दम घुटने लगा। सैफी, हटो, मेरा दम घुट रहा है। वो उसे अपने हाथ की हथेलियों की मदद से दूर करने लगे, पर सफियान उसकी हर कोशिश को इग्नोर करता हुआ उसका हाथ उठाकर दीवार से लगाया। उसके हाथ पर सिंपल सी मेहंदी देखकर उसे हंसी आई। मतलब गुस्से में उसने मेहंदी ही ठीक से नहीं लगाई। बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है, बिल्कुल मेरी पसंद की मेहंदी डिजाइन लगाई है। मुझे भी ज्यादा फैले हुए हाथ मेहंदी से नहीं पसंद। मतलब मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। वो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते जेब से मेहंदी निकालकर उसके हाथ पर अपना नाम लिखने लगा। फिर उसकी कलाई को चूमकर उसे दूर हुआ और शरारत से गोया हुआ, देखो तुम्हारे इश्क में पागल होते हुए मेहंदी भी जेब में रखकर घूम रहे हैं। दफा हो जो, तेरी पसंद मैच कर दिया मेरी जूती से। उसे दिखा देती हुए गुस्से और कुछ शर्म से सूरज चेहरे के साथ चीखे और हाथ उसके लिखे हुए नाम को मटाने लगे, जब सफियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाय, जूती तक तो शुक्र है पहुंच गया। वो दिल पर हाथ रखकर बिल्कुल अवारा स्टाइल में बोला। हूर को ऐसा लगा शोहर की पहली कामयाबी मुबारक हो मिसेस। यकदम उसके सूरज पड़ते चेहरे को रुखसा कर चूम लिया। हूर बुचकाकर दूर हटी, पर हाथ सफियान की गिरफ्त में था। फिर एकदम सीरियस होकर बोला, अगर उसे मिटाया या मैंने उसका गहरा रंग ना देखा तो मेरा नाम तुम्हारे चेहरे और गर्दन हाथ की हर जगह पर होगा। और ये करने से मुझे कोई भी डर या शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इतना तुम जान चुकी हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसके चेहरे के करीब आते धमकाते हुए बोला, कुछ भी, पर हाथ जोड़ दिया गया था, जिससे मुराद उसकी पिछली हरकतें थी, जिन्हें याद करके हुक्का पहले से भी सूरज चेहरा मजीद सुरख और शर्म से लाल पीला नीला हो गया। कहते उसके माथे पर प्यार से पोसा देकर बोला, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही हो। वो हूर को देख सकते में छोड़कर अंदर हाल की तरफ मुड़ गया। बड़े आए कामयाबी मनाने वाले, तुम्हें तो ऐसी कामयाबी मनवाऊंगी ना कि सारी उम्र याद रखोगे। हूर कितनी भी एहसास क्यों ना हो, पर तुम जैसे आवारा को सुधा करेंगे। बहुत ही प्यारी लग रही हो एंजल। परी जो अपने लहंगे को संभालती हूर की तरफ जा रही थी, अचानक सामने आकर कमिल बोला, जिस पर परी एकदम हड़बड़ाती हुई दिल पर हाथ रखती घबराती हुई टकराने से खुद को बचाने लगे और पाँव लहंगे में आने से गिर जाती अगर कमिल उसके बाजू से न पकड़ लेता। इस समय परी के दोनों हाथ कमिल के सीने पर लगे और कैमरा मैन ने चालाकी से इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप दूर हटे। परी संभलती उससे दूर हुई और कमिल का हाथ अपने बाजू से निकालने लगी, जो मुकम्मल खोसा गया था परी में। उसके झटके पर वो कुछ होश में आया और जल्दी से सॉरी बोलते हुए शर्मिंदा होकर दूर हुआ। मेरे पसंदीदा कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उसके ब्लू कलर में झिलमिलाते सरापे को देखकर जज्बात से चूर लहजे में गोया हुआ। परी घबरा सी गई थी। काली पता नहीं कैसे हिम्मत करके शायरी के सामने झूठ बोला था। इसी तरह की बात पर और अब वो नफी में साइलाती एकदम मुड़ी तो जिस्म से रूह जैसे प्रवास कर गए। शारिया की सद नजर कमी पर मौजूद थी। वो थोड़ी देर पहले ही आया था। दराब हसन से गले मिलकर उन्हें मुबारक देते, अपनी बहनों को खुशी की दुआएं देते, अहमद साहब से मिलकर उनके दोस्तों से मिला और उस सब से फारग होकर उसने अपनी चाहत भरी नजरें परी को ढूंढने लगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे काम से जाना था। पाकिस्तान में कौन सी जगह जहाँ
या फिर पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में पूरा महीना लग जाना था और परी की इस सारे वक्त में कितनी याद आती ये वो खुद भी नहीं बता सकता था। परी को वहां से कहर बरसाती नजर जाने का इशारा करता कमिल के पास आया। परी तो रब का शुक्र अदा करती वहां से किसी जिन की तरह गायब हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई परी की तरफ अपनी नापाक नजर उठाने की। परी के जाती शायरी कमिल के कांधे पर हाथ डालकर जो सबको बात करने जैसा लग रहा था, पर उसकी सख्त हाथ की पकड़ इतनी सख्ती के कमिल के सूरज चेहरे से पता लग रहा था। और यह सब परी दूर से देखती उबतदा हो गई थी शायरी से। उसके अंदर शायरी का डर पूरी तरह से छा गया था। उसके पूरे जिस्म में अपनी जाड़े गाड़ चुका था। ये क्या कार्य शेर, हाथ हटा, मेरा कांधा सुन हो रहा है, वो लोगों का ख्याल करते धीमे से कराते हुए बोला। और तुम ये क्या कह रहे थे? हाथ उसके कांधे के गिर्द दोस्तों की तरह डालकर सर से आवाज में पूछा। तुम्हें उससे क्या तकलीफ है? प्यार करता हूँ मैं उसे। उसकी हिम्मत पर शारिया ने झटके से उसे हाल से बाहर लाया और घसीटता हुआ मैरिज हॉल के बैक साइड पर सुनसान जगह पर लाया, जहाँ इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। ये क्या बदतमीजी है शेर? वो उसके शिकंजे से आजाद करवाकर गुस्से से कांधा से लाता हुआ चिया, जिस पर शायरी का भरपूर मुक्का उसकी बोलती बंद करवा गया। वो बिलबिलाता हुआ मुंह पर हाथ रखकर कराते हुए दूर जा गिरा। तुम क्या समझे मैं तुम्हें नहीं जान सकूंगा? कमीने इंसान, इतनी गर्लफ्रेंड्स और एक नाजायज औलाद के होते हुए तुमने शालिया की परी की तरफ बात नीयत से देखा, उसे अपने इन गंदे हाथों से छुआ। वह जमीन पर पड़े उस पर कीमती शूज से लात मारते हुए उसके हाथ को अपने बूट से कुचलते हुए दारा। कमील को समझने का मौका ना मिलता जमीन पर पड़ा हुआ नाक मुंह से बहते हुए खून उसके शूज से कुचलते हाथों के कड़प नाक दर्द पर चीता कुरहाने लगा। शायरी, मैं मर जाऊंगा। उसके हाथ उसे कुचल दिए थे, जिससे खून निकलकर जमीन को खून आलूदा कर गया था। उसकी चमकती भी दमकती भी हालत से अबतर हो गई थी। पर वो ना रुका। जब उसे कल रात अपने आदमी जिन्हें अपने कमील के बारे में जानने के लिए कहा था, उसने पता लगा कि उसका एक नाजायज बेटा भी है, जिसे वो अपना कहने से इनकार था। और अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एक अमेरिकी होने के साथ साथ भी उसे वफादार थी, इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर जान छुपाए थे। और इस बेचारी ने अपना बच्चा दोस्त के हवाले करके खुदकुशी कर ली थी। और कमील इस सबसे बचकर पाकिस्तान आ गया था शायरी के साथ। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जख्मी शेर की शहज की तरह। पर शायरी ना रुका। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसका परी के बाजू पकड़ने वाला सीन चल रहा था। उसे ठोकर मारकर दूर हुआ और बाजू को झटका दिया, जिससे एक हाथ जितना तेज चमकता हुआ हंजर उसके हाथ में आ गया। वो बिल्कुल पागल हो गया था। उसकी बुरी आंखें खतरनाक हद तक लहू लहान थी। वो अभी उसके जरे जरे काट देता अगर वक्त पर बुला ना पहुंचता। पागल हो गया शेर, किसने देख लिया तुम्हें? तो उसे दूर धकेलता बचिया। तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर है। बिलाल उसके करीब जाकर शानों पर हाथ रख कर उसे रिलैक्स करने लगा। तुम नहीं जानते इस हराम हो ने क्या किया। वो उसे धकेलता फिर जमीन पर कोराते कमील की तरफ लपका। जब समीर और रजा भी वहां पर पहुंचकर तीनों ने मिलकर उस बिखरे हुए शेर को संभाला। शायरी, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम कि तुमने अब उससे हाथ भी लगाया। वो पहले ही सिंगल पसली है, तुम्हारे एक बार पर ही जान से चला जाएगा। और सबने तुम्हें उसे बाहर लाते देखा, तुम फंस भी सकते हो। और आलम का सोचो उसका क्या रिएक्शन होगा तुम्हारे पहचान जाने पर। तुम उसके छुपे एहतियार हो। वो तो अपनी मोहब्बत की कसम पर ही साकत हो गया था, पर वो तीनों उसके कैसे डरते हुए समझाने लगे। कैमरे वाला हरामजादा कहाँ है? वो एकदम धारा जिस पर वो तीनों बल खा कर दूर हुए। उसे फहाद और महक ले गए हैं। बला ने हिम्मत करके जवाब दिया। इसे कैसे भी खाके पाकिस्तान से निकालो। शायरी गहरा सांस लेता बेहोश पड़े कमील की तरफ इशारा करके तीनों से बुला, जिस पर जल्दी से असबाब में साहिल आया और इनको कमील को उठाता हुआ देखकर खुद वापस हाल की तरफ रवाना हुआ। तुम क्यों कांप रही हो? हुर उसके कपकपाते वजूद को देखकर परेशानी से पूछने लगी, जिस पर परी ने नफी में गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है, अभी पानी पीकर आती हूँ। वो कहते हुए हाथ मसलते हुए बेटे की तरफ चले गई। उसे शायरी से दहशत सी होने लगी थी। उसके बस में होता तो शायद यहीं से कहीं गायब हो जाती है। क्या वो सबको उसे तकलीफ देता है? मुंह रोने जैसा था कि अभी रो देगी। कमिल का सूरज चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। ऐसे था जैसे बदन का सारा खून मुंह पर, और उस दबाव से उसकी आंखें उफ पर सोचकर जुड़री ले। काश पापा आपने मुझे शायरी से बहुत ही दूर ले जाए। उसके मुंह से दुआ निकली जो कबूलियत की मंजिलों पर पहुंची। अगर दिल ईमान पड़ा हो, अंदर मासूमियत चाहिए हो, तो कैसे उसकी दुआ रद्द होती। उसने वेटर से पानी का गिलास लेकर पिया और वापस देकर जैसे मुड़ी तो साकत रहेगी। हाल में चलते हुए गाने शोर शराबे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस सामने मौजूद हंसी दिखाई थी। उसके मुंह से बेटी लफ्ज सुनाई दे रहा था। आंखें जैसे पत्थर सी हो गए थे। उसे लगा वह हवाब देख रही है, जैसे सोने से पहले उठते चलते कभी हवाब से कभी छुपी डर से आने की दुआ, अपने याद लाने की दुआ करती ना थकती थी। वो सामने मौजूद था, अपनी कमजोर सी हालत में, आंखों के गिर्द हल्के सफेद प्राइवी शेप, जहां वो उसे खून और जोश छोड़कर आई थी, वहीं आज वो सामने कमजोर, बिल्कुल अपनी उम्र से भी बड़ा लग रहा था। उसे अभी भी लगा वो ख्वाब देख रही है। उसके सामने टूटने से घबराती आंखों में ढेर सारा पानी बहाती उसके कदमों से वहां से भागे। अल्ताफ साहब जो उसकी इतनी हिम्मत जमा करने पर यहाँ पर पहुंचे थे, उसे पता था वो इतने दुख देने के बाद माफ नहीं करेगी।
जब इल्ताफ साहब को उसकी दूसरी बीवी ने अपने मंगेतर से मिलकर धोखा दिया, अपना बेटा छोड़कर सारी रकम घर में मौजूद लेकर अपने छोटे से बेटे को छोड़कर भागी थी, उसे तलाक दे दी थी कि उसके बेटे का भी कह दिया था कि तुम जानो तुम्हारा बेटा मेरे रास्ते में ना आना, और इस बदनामी की वजह से किसी को भी नहीं पता चलने दिया था और उसे तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ गया और अपने पुराने घर पर, जहाँ पर नरगिस और उसने बहुत ही खूबसूरत से पल बताए थे, वहां पर अकेलेपन से रहकर उसे परी का एहसास हुआ। तब उसने सोचा था कि उसे तड़पा था, रोया था कि कैसा गुनाह कर बैठा, अपने खून को पाप होते हुए भी दरबदर हो सोचते। पापा आप ही तो चलेगी फिर हमें छोड़कर, साथ खड़े छोटे से बेटे ने उसे होश की दुनिया में लाया। नहीं बेटा, अब मैं उसे दूर होने नहीं दूंगा। आंखों से आंसू साफ करते उसने कड़क पड़े हुए अंदाज में गोया हुआ। वो उल्टे कदमों से दूर होती, बगैर देखे हुए लोगों से टकराती जा रही थी। सब स्टेज पर होती हुई दूल्हा दुल्हन की रस्म में मसरूफ उसके इर्द गिर्द मौजूद है। किसी को उसकी उजड़ी हुई बेबस हालत नहीं देख रही थी। वो पीछे को होती सुन दिमाग से पलटी तो सामने शरियाट मौजूद है। उसे यह भी नहीं महसूस हो रहा था कि सामने कौन है जिससे कुछ देर पहले वो खौफ महसूस करती, उसके कहर से छुपने की कोशिश करती। वो अपनी सुर आंखें लिए मौजूद था उसके सामने। अगर होश में होती तो शायद वहीं पर दम तोड़ देती। शायद उसके बाद से पकड़ कर हाथ से घसीटता बाहर लेकर आया, उसके सुन मौजूद को कार की फ्रंट सीट पर धकेला और खुद दूसरी तरफ से आकर ड्रामी सीट पर बैठ गया। बगैर उसकी हालत के देखे फुल स्पीड से स्टार्ट कर दी और गाड़ियों की भीड़ में खुद भी एक हिस्सा बन गया। उसे एक सेकंड भी उसके वजूद पर यह सूट और कमिल के हाथ की उंगलियों के निशान बर्दाश्त नहीं होते। कार झटके से रुकने पर वो निकला, उसकी तरफ आया। शायरी ने आकर दरवाजा खोलकर उसे अपने बाजू पकड़कर बाहर निकाला। जब वो कार से बाहर निकली और अपने सामने शायरी को देखकर चीख जाती, अगर उसके मुंह पर शायरी का हाथ ना आता। चुप, एकदम चुप, अगर चीखने की कोशिश की तो सबके सामने तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वो कहर बरसाती नजर उसको देखता हुआ जबड़े से पकड़कर उसका मुंह चेहरे के करीब करते हुए और सख्त आवाज में घुराया। परी फक चेहरे और कांपते वजूद से थर थर लदरती हुई रोने लगी। जब उसके बाजू से पकड़कर वो उसे बड़े से मॉल के अंदर लाया, वो रोती उसके साथ घसीटती आ रही थी। आसपास के सब लोग उन्हें हैरत भरी नजर से देख रहे थे, पर इस सब का शरिया पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे बस कमील का इसे छूना, उसके बाजू पर मौजूद उसका लम्स पागल बना था। वो उसे कैसे बिगा के उस पर से ये सब कुछ खत्म करना चाहता था। अगर वो उसे कसम ना देते अपनी मोहब्बत दीवानगी का, तो वो शायद सेकंड में ही उसे दूसरी सांस से महरूम कर देता। वो खानदान, रिश्ता या फिर अपना कुछ भी ना देता। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दे। परी अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती इल्तिजा करने लगी, पर शायरी को तो सिर्फ दो ही लफ्ज सुना दिए, जाना और जाने दे। एक जोरदार झटके से उसने मुकाबला किया, पूरी ताकत से धारा, जिस पर माल में मौजूद सब लोग उनकी तरफ और उसकी दार पर कुछ घबराते हुए मुतवज्जो हुए। कहीं नहीं जाओगे तुम, समझी, मेरे अलावा कहीं नहीं। मैं मार दूंगा उस इंसान को जिसके पास जाओगे। वो उसे झटका देते हुए दहाड़ने लगा था। परी सफेद चेहरे के साथ ही चीखती कान पर हाथ रख गई थी। वो बिन पानी की मछली की तरह कांप रही थी। उसकी टांगे थराथर लसने लगी थी। औरतें उसका हाल देखकर खौफजदा होगी और किच्चू हिम्मत करके उसे शायरी से आजाद करवाने को आगे बढ़े। ये क्या हो रहा है, क्यों लड़की को खौफजदा कर रही हो? एक इंस्पेक्टर जो बाहर ही था, लोगों के बुलाने पर अंदर आकर शायरी के शिकंजे में परी को रोते खौफजदा कांपते देखा तो गुस्से से आगे आकर बोला। पूरे हाथ में मौजूद लोग जमा हो गए थे। तमीज से बात करो, और आस्था आवाज में शायरी ने परी को अपनी तरफ खींचते हुए इस इंस्पेक्टर से सर्द आवाज में बोला, आप तुम जैसे आवारा लड़कियों को हरासा करने वाले पुलिस को तमीज सिखाएंगे? उसका हाथ गले में पड़ने से पहले शायरी ने उसे झटका दिया, जिस पर वो लड़खड़ाता हुआ दूर हुआ और परी को दूर करता उसकी तरफ आकर अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर उसके मुंह पर रखा। हाँ, मैं ही सिखाऊंगा तमीज, वो सर्दी आवाज में गोया हुआ। इंस्पेक्टर की नजरें नाक के सामने कार्ड पड़ी तो हड़बड़ा कर बोला, मेजर शहरियार। वो बड़बड़ाया, आई एम सॉरी सर, हमें बीच में नहीं आना चाहिए था, ये आपका जाती मामला है। ये कहते वो भीड़ को वहां से खत्म करने लगा। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो एकदम मुड़ा तो सामने खड़ी रोती खौफजदा आंखों से उसको देखती। बिल्लो पारी लहंगे में वो हमेशा से पीछे कदम उठाने लगे। वो आयशा से पीछे कदम उठाने लगे। कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वो कमी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोली। हिशियां लेती उसकी सुरह बुरी में आंखों में देती सफाई देने लगी। शायरी एक लंबा कदम बढ़कर उस तक पहुंचा, उसे अपने बाजू में उठाकर उसके ठंडे पड़ते कांपते वजूद को सीने से बेच लिया। मैंने तुम्हें कुछ कहा हनी इस कमीने के बारे में? बस दिमाग से निकाल दो सब कुछ, और दूर जाने का तो ना बोलो। बाजू की मदद से उसे थोड़ा ऊपर आकर सीने में छुपे उसके चेहरे को देखते हुए कान को चूम लिया। परी वो भी समेटती उसके चौड़े सीने में छुपने लगी। वो भी उसके कांपते वजूद को अपने आप में छुपाने लगा और कदम बढ़ाता हुआ बगैर लोगों की फटी नजरों और फुसर फुसर पर मतवजो हुए खूबसूरत से पिंक फ्रॉक को देखा तो मुस्कुरा कर रुक गया। इस फ्रॉक के गिर्द काफी लड़कियां आंखों में पसंदीदगी की तासली उसको देख रही थी,
लड़कियां उसे परी को बाजू में उठावे किसी बच्चे की तरह सीने से लगाए देखकर मुस्कुराती हुई उसे साइड देने लगे। देखो हनी, इस फ्रॉक में तुम बिल्कुल मेरी प्रिंसेस लगोगी। वो उसे फ्रॉक की तरफ मुतवज्जो करने लगा पर परी नफी में स्टाइल लाती हुई चिमट गई। उसके कोट में वो अभी भी डरी हुई थी और उसके डर से मुंह से कुछ भी नहीं निकाल रहे थे। उसके ऐसा करने से वो मसरूर सा हुआ था और फ्रॉक को लेकर लड़कियों की आंखों में स्टाइश को इग्नोर करके आगे उसे मैच हिजाब या फिर उसके मैच शूज लेकर आगे बढ़ा और इस दौरान परी को अपने बाजू में उठाए हुए रखा था। जो न्यू आ रहे थे वह शर्मा कर मुस्कुरा कर देख रहे थे, बाकी की आंखों में उसे पागल समझने के तासरात थे। पिंक कलर की खूबसूरती हील पसंद की, ये क्या कर रही हो? वो लड़के को परी के पैर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर गुस्से से बोला। लड़का हड़बड़ा गया। सर, वो नाप पाऊं कि उसे पहना कर देखना है। वो उसकी आंखों और गुस्सा देखकर जल्दी से सफाई दी अपने। क्या मैंने कहा ऐसे? वो एक हाथ में बैग उठाए हुए दूसरे परी को सीने से लगाए हुए कड़े तेवर से पूछा। नहीं सर, वो बोलते हुए दूर हटा। शायर ने एक पाँव से परी की हील निकाल कर उसे देखा या फिर उसकी नाप पर लेकर हील होंठों पर मुस्कुराहट लिए माल से बाहर आ गया। हनी, वापस नहीं चलना या सारी रात ऐसे ही गुजारे? उसके कान के करीब झुका बोला तो परी ने डरते डरते चेहरा कोट से निकाला, अपनी सुरमई हुई सूजी हुई आंखों से उसको देखा। आप मारेंगे तो नहीं? उसके मुंह से हल्की से बड़बड़ाहट निकली जो कि शायर ने बामुश्किल सुनी। मैं क्यों मारूंगा अपनी हनी जानम को? उसकी आंखों को चुमते हुए संभाल कर उसे फ्रंट सीट पर किसी नाजुक मोम की गुड़िया समझ कर बिठाया। फिर रास्ते में दोनों की सांसों और गाड़ी के शोर के अलावा सिर्फ कभी कभी परी की ज्यादा रोने की हिचकी निकलती। वो कार को सजे हुए मलक विला में पार्किंग में रोकते देख कर घबराकर शायरी को देखा। मुझे वहां बाकी के लफ्ज जाना आने की वजह से बोल ना सकी पर आंखों में उमड़ आने वाले खौफ जाहिर था। चलेंगे हनी, सिर्फ कुछ देर में, कहते उसका गाल थपथपाकर कार से निकला और बैग निकाल कर उसकी तरफ आया। परी अकेले घर को देखकर खसक कर दूर हुई। मैंने नहीं आना, वो कहती हुई ड्राइविंग सीट की तरफ आ गई। ठीक है, यहीं रह लो, बूतू या चटेलों का डिनर बन जाओ, मुझे क्या, वैसे भी कई खून हो चुके हैं यहाँ पर खूबसूरत रोती लड़कियों के, और इत्तेफाक से उनके नाम भी यही होते हैं। उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखते हुए लापरवाही से बोलते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाए हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। परी का तो मानो सांस रुक गया था। काफी बार हु ने ऐसे चुड़ैल वाली फिल्म दिखाई थी जो दोनों चीखते चीखते खत्म कर देते और अब शायरी का ये बोलना उसका हाल ही बुरा कर गया था। उसने गर्दन मोड़कर देखा जहाँ पर दूर गेट पर गार्ड्स खड़े थे, पर क्या वो उसे बचाएंगे चुड़ैलों से? नहीं, वो कैसे बचाएंगे? ये तो बुरे हैं। मूवी में तो शायरी जैसा हीरो होता है। वो होप से उसे कहती हुई अपने बचाव के बारे में सोचने लगी, पर वो तो मुझे मारेगा और घर में कोई भी नहीं। वो चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ करती शायरी को देखने लगी जो धुआं हवा में उड़ाता हुआ अंदर को जा रहा था। अगर शायरी चला गया तो मुझे खा लेंगे। नहीं, उसने अभी 2 कदम ही लिए थे जब पीछे से उसकी खौफजदा आवाज ने शायरी को सख्त करके कदम रोक दिया। शायरी, मुझे साथ लेकर चलो, डर लग रहा है, पर प्लीज, वो खा जाएंगे। कानू ने जब ये अल्फाज दिमाग तक पहुंचाए तो वो खुशी से सरशार मुड़ा। उसे नहीं पता सकता था कि कितना खुश कर दिया था उसने और कितनी चाहत के फूल खिले उठे थे पहली बार उसके नाम लेने पर। वो अंदाजा नहीं लगा सकता था अपनी खुशी का। और वो जो 2 कदम उठाए थे एकदम वहां पर पहुंचा और परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए चाहत से भरपूर अपना हाथ बढ़ाया। फिर दूसरा झटका तब लगा जब उसने अपना सूरज छोटा सा हाथ उसके चौड़े हाथ पर रखा, पर उसके हाथ में कपाहट मौजूद थी। वो तो जैसे झूम उठा था। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि उसने उसे पुकारा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छूना तो दूर देख भी नहीं सकता मेरे अलावा डार्लिंग, गंभीर आवाज में कहते सरशार सा उसके माथे पर अपने लब रख गया था। परी जो उसके उठाने पर घबराई हुई थी उसके सर पर बोसा देते हुए देख वो मासूमियत से डरकर कोट में मुंह छुपा गई। उसकी इस अदा पर शायरी का दिल किया उसे सीने में बीच ले और उसने ऐसा ही किया। उसे अपने सीने से बिछा जिस पर परी करहा उठे। मुझे नीचे उतारे, वो दर्द से कहती उतरने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। अच्छा, पर यह अब नामुमकिन है। मेरे पास में होता तो तुम्हें चलने की भी तकलीफ ना करने दूं जानम। सारी जिंदगी अपने सीने से लगा चलता रहूं, बस तुम में खोया रहूं। मुझे कहता हुआ घर में दाल होता हुआ सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर उसके रूम में लेकर आया। परी जो चुड़ैलों के डर से ऐसे शायरी के सीने से लगी हुई आंखें फाड़े उसकी बातों पर हैरान होती घबराने लगी थी। इस तरह सारी उम्र शायरी के उठाने का कहने पर शायरी ने आस्ते से उसे बैठ पर लटाया और कुछ उस पर झुकता हुआ देखता रहा। बहुत ही प्यार करता हूँ हनी तुमसे, कभी अलग होने का ना सोचना। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मेरी रगों में किसी नशे की तरह समा गई हो, किसी खतरनाक मर्ज के मरीज की तरह हूँ मैं अब, जिसके जीने की दुआ सिर्फ तुम हो, जो उसे 1 सेकंड भी ना लगे तो वो अगली सांस ना ले। वो उस पर झुका हुआ जज्बात में उसके छुपे चेहरे को देखते हुए हाल दिल सुनाने लगा। परी के तो जैसे जान हलक में आ गई थी ये सब सुनकर। वो तो क्या क्या सोचकर बैठी थी अब कैसे निकलेगी इसके चुंगल से। वो तो जिंदगी भर
उसे भागना छुपना चाहती थी। उसकी एक सेकंड की बात थम सी गए थे। क्या वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी उसे? ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलकर कान में फिसल गए। मेरे अलावा कुछ ना सोचो हनी। उसके चेहरे से हाथ उठाकर उसकी सुरा छोटी सी नाक को चूम लिया, जिस पर परी ने आंखें मीची चेहरा मोड़ लिया था। प्लीज, वह घबराती दहशत जदा से बोलने लगी जब शायद ने उसके होंठों पर उंगली लाकर बोला, कुछ नहीं कर रहा। फिर दूर होकर उसे उठाया और बैग उसे पकड़ाकर बोला, जाओ फ्रेश होकर चेंज कर आओ, गो फास्ट। उसे बातों की तरह मोड़ा पर परी ने हल्की सी मजामत करने की कोशिश की, जिस पर शायरी ने आंखें फिर गुस्से से रंग बदलने लगे थे, जिसे देखकर परी पाकर अपनी जान बचाती हुई बाथरूम में घुसे। इंतजार इतना तवील ना था। वो आस्ते से कांपते हाथों से फराक संभालती सर पर दुपट्टा लिए भीगे बालों को उसे छुपाए सर झुकाए हुए निकली। वो तो जैसे साकत हो गया था। वो बेतहूद सा होकर उठा और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे और हाथ से पकड़कर कमरे के बीचों बीच लेकर आया। परी की आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर घूम गया। वो सोचकर यहाँ वहां देखती कुछ ढूंढने लगी अपने बचाव के लिए। उसे बहुत कुछ नजर आया था अपने बचाव के लिए। उसने जैसे झटके से बेखुद खड़े हुए शायरी की गिफ्ट से निकलकर फ्रूट में लगी हुई छुरी की तरफ हाथ किया था, जब शायरी ने उसे एकदम करीब किया और एक जोरदार कहका लगाया, तुम भी प्रिंसेस, कमाल हो। बंदा कितना भी सीरियस या खोया हुआ क्यों ना हो, सेकंड नहीं लगाओगे उसे जमीन में पटकने में। जाहिर है हो किसकी, शेर की। वह मसरूर सा कहता हुआ उसे हाथ से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। शायरी को वह इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके पास अल्फाज नहीं थे बयान करने के लिए। फिर उसे बाजू पर गिराया। वो डर कर उस कोर को पकड़ गई। भाग चलें जहां से, हर चीज से दूर एक दूसरे के लिए। वो उस पर झुका हुआ गंभीर में शरारत से बोला, जिस पर परी ने गड़बड़ा कर नफी में साइल लाया, नहीं कभी नहीं। उसकी बाप पर वह हंस दिया, कभी तो ऐसा जरूर होगा हनी। फिर आशा से उसके कामते सुटो होंठों को छू लिया। परी का गला खुश्क हो गया था शायरी की हरकत पर। शायरी ने उसे किसी मोम की गुड़िया की तरह संभालकर ड्रेसिंग आईने के सामने खड़ा किया। उसके दुपट्टे से छुपे हुए बालों को आजाद किया, उसकी निकलती हुई खुशबू को अपने अंदर उतारते। फिर कुछ देर में ही प्यार से उसके बालों को खुश्क करके उन्हें अच्छी तरह से क्लिप से जकड़कर उसका रूह अपनी तरफ कर लिया। जो नम आंखों से सर झुकाए चुपचाप उसके रहमो करम पर खड़े थे। वो उसे कुछ कहता, उसे पहले ही मोबाइल बजा। वो एक नजर उस पर डालकर मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो सफियान कालीन लिखा था। उसने ओके करके कान से लगाया, अलबत्ता नजरें पड़ी पड़ी थी। कहाँ हो शायरी यार? वो कुछ परेशानी से पूछने लगा। शायरी ने भी उसकी परेशान आवाज में नोर करके बोला, घर पर हूँ। क्यों, सब हैरियत? नहीं यार, परी नहीं मिल रही है। सारा मैरिज हाल ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं है। सब काफी परेशान है और कुछ का कहना है कि कोई लड़का उसे बाहर लेकर जा रहा था। फिर यहाँ पर कमिल भी नहीं दिख रहा। उसकी इतनी परेशानी पर वो मुस्कुरा दिया। कमिल का तो नहीं पता पर परी मेरे साथ है। जूस गिरने से उसके कपड़े खराब हो गए थे तो वही चेंज करने आई है। परी को अपने साथ लगाता उसको बताने लगा, एक मिनट, ये परी तुमसे डरती थी ना, तो कैसे तुम्हारे साथ आ गई? तो तुम्हारा क्या मतलब है, सारी जिंदगी ऐसे डरती रहेगी? फिर उसकी एक भी सुने बगैर फोन बंद करके कुछ टाइप करते हुए बेड पर फेंक दिया। अगर कभी तुम्हें भगाने की कोशिश की तो अपने इर्द गिर्द इतने सिक्योरिटी गार्ड्स पाल रखे हैं कि ये सब तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दें। वो शरारत से कहता हुआ हिजाब निकालकर उसे पहनाने लगा, बिल्कुल किसी माँ की तरह जो अपने बच्चे को तैयार करती है। क्या आप सच में मुझे बिगाड़ रहे थे? परी ने हिम्मत करके जरा सी नजर उठाकर मुसम्मे से पूछा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? उसकी बापा परी हड़बड़ा कर नफी की। शायद उसके पुरनूर चेहरे को ही देखता रह गया था और उसके नफी करने पर मुस्कुरा दिया। तो डरो नहीं, कहीं नहीं लेकर जा रहा। फिर उसके जिलमिलाते सरापे पर सर से पांव तक नजर डाली। बस ऐसे ही ठीक है, उसमें भी सब लड़कियों की आंखें फाड़ सकती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम पर मेरे अलावा किसी की भी आंख ठहरे। उसे कहते हुए बाइक की तरफ लेकर आया और एहतियात से बिठाकर बैग से हील निकालकर उसके सामने नीचे घुटनों के बल बैठा और फिर जमीन पर पहले उसके फ्राक उठाकर उसमें से उसके छुपे हुए सुरख पाँव में पहनाए। शायरी ने उसे हील पहनाकर उसके सुरख चेहरे को देखा, जिस पर नए रंगों ने आना शुरू किया था, और फिर हाथ पर आकर उसके हाथ को थामा और उसके लेकर अपने मोबाइल उठावे कमरे के बीच लाया। फिर उसका हाथ डांट की तरह ऊपर उठाया, खूबसूरत से पोज अपने मोबाइल में कैद कर लिए। परी इस सारी कार्रवाई के दौरान चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। सो ब्यूटीफुल माई प्रीटी डॉल, तुम मेरे लिए एक कीमती तोहफा हो, पाक उस जात की तरफ से, जिसका शुक्रिया सारी जिंदगी ना अदा कर पाऊं कि उसने मुझे नाचीज गुनाहगार बंदे को ऐसा अनमोल नाम या नायाब और अपने नूर की रोशनी मेरे नसीब में लिखी। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी खुशकिस्मती का बता रहा था और परी खामोशी से सुनती रही। क्या कहती इस बातों पर कि उसे समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना बोली, मुझे ले चलें प्लीज। शायरी सुनकर मुस्लिम खुशी से चाहेगा, सच चलोगी मेरे साथ हमारी दुनिया में? उसके बाप वो हड़बड़ा कर जल्दी से सफाई देने लगी, नहीं वो सबके पास। वो थोड़ा दूर हटी, कहीं सच में ना ले जाए। परी भी फिर उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी पेशानी पर
अपने होंठ रा दिए और मोबाइल पर किसी को कॉल की और उसकी एक रिंग पारी उठा ली। क्या डैडी हो साहब? उसकी यकदम सरसी आवाज कुछ पल वाली आवाज से बिल्कुल बदली। परी ने झटके से अपना झुकावा सा उठाकर उसको देखा, जो मोहब्बत से चूर नजरों से उसे देते हुए दूसरी तरफ से कुछ मुख्तलिफ आवाज में बोला। वहां से मुस्बत जवाब मिलने पर मोबाइल बंद करते जेब में रखा उसकी तरफ कदम बढ़ाया, जिस पर परी ने भी कदम पीछे को लिए। कुछ नहीं कह रहा जानम, वापस चलें? उसे हाथ से पकड़कर फिर बाजू में उठा लिया। जाहिर है अब इतने बड़े फ्राक से चलने से तो रही। फिर कार का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बिठाया और उसका फ्राक संभाल कर अंदर गाड़ी में रख दिया। ड्राइविंग के दौरान कभी कभी उसे भी देख लेता। कुछ देर बाद कार रुकी। पड़ी अपने हाथों को मसलती परेशानी से सोच रही थी कि कैसे वो इतना भारी फ्राक लेकर चले। उसके यह सब सोचकर उसके मेकअप से पाक चेपा परेशानी के पसीने माथे पर नमूदार हुए, जिन्हें शायद देखकर फौरन समझ गया। फिर आशा से उसके चेहरे का रूह अपनी तरफ करते हुए बोला, देखो कोई भी इस फ्राक के बारे में या इतनी देर कहाँ थी पूछे तो कोई जवाब ना देना, सिर्फ खामोशी सर झुका देना, बाकी का सब फैन संभालेगा। उसके समझाने पर परी ने असबाब में सर हिलाया, जिस पर शायरी मोहब्बत पर नजर से देते हुए उसके रुखसार पर हाथ की पुष्ट फेरे। परी को तो काम कराई गई थी उसकी हरकत पर। परी की तरफ से किसी ने कार का दरवाजा खोला। उसने पहले शायरी को देखा, जिसने आंखों से उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। फिर उसने बाहर खड़ी 3 पैंट कोट में औरतों को देखा, जिसमें से एक उसका किसी शहजादी की तरह फ्रॉक का बाहर निकाल रही थी और दो ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने बौखलाए हुए अपने दोनों हाथ उनके हाथ पर रखे। जब शायरी की सड़सी आवाज पीछे आई, एहतियात से कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। उसके हुक्म पर सबने साथ घबराते हुए जवाब दिया, यस सर। और कहने के साथ ही सफेद रोज पर उसे देखा किसी शहजादी की तरह उसे संभालते हुए हाल की तरफ जा रहे थे। पहले तो परी को कुछ समझ आया जब कुछ लोगों की वाओ की आवाजें ब्यूटीफुल जैसे लफ्ज कान में पड़े थे। वो रुक कर खुद को देखने लगे। वो जब शायरी के साथ ही तब उसने अपने आप पर तवज्जो भी नहीं दी थी, और अब इन औरतों को देखकर अपने आप को देखकर वो एकदम किसी बच्ची की तरह खुशी से खिलखिला उठे। उसकी चहकती खिलखिलाहट शायरी के कान में पड़ी तो वो दिल पर हाथ रखकर अनाबी गुदास लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट लिए सर सेट कर गया था। ओह माय गॉड, शी इज लुक लाइक प्रिंसेस। फिर दूसरे फिक्रे कान में पड़े, या लाइक रियल प्रिंसेस इन द वर्ल्ड। परी बच्चों की तरह अपनी तारीफ पर खुशी से सरशार सी हो रही थी, और साथ चलती हुई औरतें भी उसके मासूम चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वो कार में बैठे शायरी को उसके अलावा और क्या चाहिए था कि उसकी पसंद पर खुश हो रहे थे। वो हाल में दाखिल हुई तो सबके मुंह खुल गए थे। सब उसे देखकर उसकी तरफ लपके। सफियान ने बताया था कि अल्ताफ साहब लेकर गए थे उसे। तब से वो परेशान थे, पर यहाँ पर परी का खुशी से झिलमिलाते चेहरे को देखकर सब खामोश हो गए। सब समझे अल्ताफ साहब ने उसे ऐसा बनाकर भेजा। सफियान देखकर मुस्कुरा दिया था, साले साहब तो हमसे भी तेज निकले। वाओ क्या बना डाला, क्या कहना है तेरा शरियार, हाँ काम में टॉप। वो औरतें उसे हाल में छोड़े सबकी हैरत से फटी हुई आंखों को नजरअंदाज करती एक दूसरे के पीछे साय पर खड़ी होगी। अब परी सबकी नजरें खुद पर महसूस करती, जो थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रही थी अब घबराने लगे। जब हूर और बाकी की लड़कियां उसकी तरफ आई, उसे संभाला। परी किसने तुम्हें प्रिंसेस बना डाला? हूर उसके इर्द गिर्द फिर देखकर वो भी हैरत से पूछने लगे। उसने कुछ कहना चाह पा, फिर शायरी की बात याद आई तो चुप हो गए, जिससे हूर को लगा शायद सफियान ठीक कह रहा था। सब रस्में खत्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन को मलक विला लाया गया था। वहां पर उनके फूलों की बरसात में अच्छे से वेलकम किया गया। आधे लोग नौशीन के साथ थे और आधे मिशाल वालों के साथ। मिशाल को सजे हुए दराब के कमरे में पहुंचाया गया। अब वो घूंघट में सर झुकाए शोर करती दरकनों और घबराए हुए उसके फूलों से सजे हुए महकते हुए कमरे में बेड पर बैठे हुए थे। थकन से चूर बदन के साथ आंखें भी नींद से बंद होने को थी, और दराब को उसके दोस्तों ने घेर लिया था, जिस पर वो अंदर से तो झंझलाया हुआ था, पर मुंह पर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए घेरे खड़ा था। लड़कों के कहते थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यार छोड़ दो बेचारे भाई को, भाभी को देखने के लिए कैसा चेहरा बना लिया है, जैसे कैदी खड़ा है। दराब के दोस्त है जिसे शायद उसके अंदर की हालत पर रहम आ गया था। ऐसे कैसे छोड़ दें, पहले नेक तो लेने दो। दूसरे के कहने पर सबके कह के और साथ देने का शोर मचा। होश में तो हो लड़कियों जो नेक लोगे। दराब ने हैरत से भरपूर कहा था, दूल्हे साहब देना तो दूर, वरना हमारा क्या, पैसे नहीं तो किसी की दुआएं जरूर मिल जाएंगी, जिसकी वजह से शायद हमारी भी लाटरी ला जाए। उसके मुताबिक काफी दिल खोल खन से फिर क्या बेचारे दराब को भी भारी नेक देना पड़ा। फिर दराब बेचारे ने दरवाजे पर लगी हुई लड़कियों की लाइन में हैरा दी थी, तब जाकर वो आजाद हुआ था। मिशाल की बैठ पैगा कमर अकड़ गई थी। जब आस्ते से दरवाजा खुला, उसकी नींद से हमार सदा व आंखों में शर्म घबराहट फैल गई थी, और दराब के बंद दरवाजा
करने पर वो सिमट से गई थी खुद में। दराब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए खुशी से सरशार बेड पर आकर सलाम करता उसके मुकाबले में बैठा, जिसका जवाब मिशान ने सर की मदद से दिया। कैसी हो मिसिस? उसने खामोशी और उसकी घबराहट को दूर करना चाहा। बाकी सब तो ठीक है, बस नींद। बाकी के अल्फाज मुंह में डोल गए थे, खुद की पोजीशन का ख्याल करती और शर्मिंदगी से आंखें मीचे जुबान दांतों में दबा गए थे। उसके जवाब पर दराब का क्या लगा, आप हंस क्यों रहे हैं, मुंह में आ गया? उसने उसके हंसने पर मुंह बनाकर कहा था, जो भी मुंह में आया बिल्कुल ठीक आया। कहने के साथ ही बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो किसी कटी हुई डाल की तरह उसके सीने से लगी। मिशाल इस अचानक हमले पर बौखला सी गई थी। पेशाता मुंह से निकला, दारा जी जाने दारा। वो कहते हुए उसका घूंघट उठाने लगा, जब मिशाल घबराए हुए बोली, दारा मेरी मुंह दिखाई। वह खुद को बामुश्किल उसके हसास से निकलती बोलती उससे दूर होने लगे। उफ यार, मैं तो भूल गया। वो सर पर हाथ रखे हुए परेशान आवाज में बोला और मिशाल को तो जैसे करंट सा लगा था, एकदम घूंघट उठाए। क्या आप मेरी मुंह दिखाई नहीं लाए, फिर यहाँ पर क्यों आए हैं? वो पहले हैरत और फिर गुस्से से बोले। उसके सजे हुए रूप और हमाजदा आंखों में गुस्सा देकर मुस्कुराहट छुपाए हुए चेहरे पर संजीदगी छाए हुए उसकी गोद में सर रख दिया। मैंने कब कहा कि नहीं लाया? मैं तो कह रहा था कि देना भूल गया, पर अब है किस बात की मुंह दिखाई? मुंह तो मुझे फ्री में दिखा दिया। नोज पिन को छूते शरारत आंखों में साफ जाहिर थी, पर मिशा को कहाँ देखी थी? वो तो उसके सर पर अपनी गोद में रखने पर ही शर्म से पानी पानी हो गई। आप हटें दूर, मुझे नहीं करनी बात। पहली रात में ही चीटिंग। वो मुंह फैलावे उसका सर अपनी गोद से उठाए हुए बोले, बगैर अपनी बात पर ध्यान डाले। हाँ, पहली रात चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने हजी से कहते हुए उसे भी अपने साथ बैठ पर गिराया और उस पर झुका। दरार वो सिर्फ कहती ही रह गई थी और दरार की शिद्दतों और जसारतों उसे झुलसाने लगी थी, पर उसकी सांसों को अपने अंदर उतारते हुए उसका होश शराबा हुआ हुस्न में खोसा गया था। फिर उसके बारी शरारे में थकी हुई हालत पर रहम खाता, दूर हुआ, जाओ चेंज कर कराओ। उसका गाल थपथपाकर दूर हुआ और मिशाल अपना सुरा अंकारा गुलनार चेहरा लिए हुए ड्रेसिंग आईने के सामने सर झुकावे अपने जेवर उतारती हुई दराब की तपश से दबे नजर से घबराती हुई जल्दी से बाथरूम में भाग गई। वो दरवाजा बंद करती उसके साथ लगी लंबे लंबे सांस लेने लगी। जिस्म का सारा खून मुंह पर आ गया था और सूरज चेहरा समेत वो आंखें मूंदे खुद की हालत को नॉर्मल करने लगे। कुछ देर बाद वो फ्रेश होती, जब अपने नाइट सूट की तरफ देखा तो शर्म से दोहरी हो गई। वहां पर हाफ स्लीव पिंक नाइटी मौजूद थे। फिर नाचार इस आफत शरारत से जान बचाती मजबूरन उसे वह पहननी पड़ी। दारा बैठ पर बैठा उसके मुंतजिर था, जब वो आयसा दरवाजे में पिंक नाइटी में सर झुकावे सूरज चेहरे समेत नमूदार हुए। दराब तो जैसे खोस आ गया था उसके भीगे चेहरे और नाइटी में झिलमिलाते हुए शर्पा हुसन में। और आयसा तक कदम बढ़ाता उस तक पहुंचा। मिशा उसे सामने पाकर दूर से होने लगी थी, जब दराब ने उसे खींच कर अपने करीब कर गए। उसके पूछ पर भीगे बालों को आगे करते आस्था से उसके गले में हीरो का नफीसा नेकलेस पहनाकर वहां पर अपने देखते हुए लब्बों से छू लिया और फिर हाथ में हीरो का ब्रेसलेट पहनाया। उसकी कलाई को चुमा। मिशाल तो खुद में ही सिमट रही थी और दराब उसे लेकर बैग की तरफ आया। आई लव यू मिशाल, क्या तुम्हें मुझसे प्यार करती हो और करती रहोगी? उसके जज्बे से चूल लहजे में पूछा तो मिशाल का तो बुरा ही हाल कर लिया था। वो शर्मा कर उसको सीने में मुंह छुपा गए, जिसका मतलब इकरार कर गए थे। दरा भी उसके इकरार पर सरशार था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते खुद भी आंखें मूंद गया था, उसे सीने में बेचे। फिर जैसे जैसे रात गुजरती गई दराब की शिद्दतें बढ़ती गई। सुबह दराब की विंडो से आती हुई सूरज की रोशनी पर आंख खुली तो उससे टाइम देखा, 11 बज रहे थे। रात को लेट आने से शायद इसलिए कोई उन्हें जगाने नहीं आता। उसने मुस्कुराकर अपने बाजू पर सर रखे एक हाथ उसके सीने पर रखे सुकून से सोई हुई मिशाल को देखा। उसके माथे पर बोसा देते हुए आस्था से उसका सर तकी पर रखकर उठा और विंडो को बंद करते हुए पर्दे बराबर कर दिए। फिर मुड़कर चलते हुए सोई हुई मिशाल को वापस अपने करीब करते आस्था से उसके घने बेड पर फैले हुए बालों में अपनी उंगलियां चलाई, जिस पर वो थोड़ा सा कसमसाए। फिर करीब होकर सो गए। उसकी हरकत पर दराब की खूबसूरत चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट छा गए थे। लगता है मिसिस उठने का मूड नहीं है। मेरा भी नहीं, तो क्या ख्याल है? उसके कान से बालों को पीछे करती गंभीर सी सरगोशी की और कान की लो पर अपने होंठ रख दिए। मिशाल की आंखें फट से खुल गई थी। पहले तो कुछ भी समझ न आया था और फिर रात का सारा मंजर आंखों के सामने लहराया तो वो सुर टमाटर जैसी हो गई। खुद पर झुके दराब को वापस पटरी से उतरता देखकर वो हड़बड़ा कर उसे पीछे धकेलने लगे। दराब, ये क्या कर रही हैं? हटे पीछे, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसकी शर्म से जीजती हुई आवाज कान में पड़े। कोई इंतजार नहीं कर रहा जाने दराब, सबको पता है थके हुए हैं। कहते हुए उसका सुरा होंठों को फोकस करते प्यार बड़ी जुस्सारत कर गया था। मिशाल की तो वापस सांसें अटकने लगी। उसके वापस बढ़ती हुई शिद्दतों से घबराती हुई बोली, दराब मुझे कुछ कहना है। उसकी अटकती हुई आपा दरार ने सर उठाकर उसको देखा। वो उसकी हमार
ज़्यादा होती हुई आंखों में देते कुतरा रहे थे। हाँ बोलो, मैं तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ। उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराए गंभीर भारी आवाज में बोला, आपको कुछ दिखाना है क्या? वो थोड़ा दूर होकर बोला, ये। मिशाल कहती उसे पूरी ताकत से पीछे धकेलती एकदम उठकर बेड से दूर भागी। उसकी चलाकी पास दराब के क्या थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भी चेहरे पर शर्माई सी मुस्कुराहट लिए हुए एक नफीस ग्रीन सूट लिए हुए बाथरूम में बंद हो गई। हा, मिसिस बहुत ही तेज हो, पर है आगे हम भी दरा मलक है, हमसे बचना अब आपके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो हंसता हुआ बाथरूम के बंद दरवाजे को देखता हुआ बोला। उसकी बातें मिशाल की धड़कनों को बेतरतीब करती उदम मचाने लगे थे। फिर कुछ देर बाद ही वह फ्रेश बाथरूम से निकलती अपने लंबे घने बालों से छोटी छोटी पानी की बूंदें टपकाती हुई ड्रेसिंग आईने के सामने आई। दारा वैसे ही बेड पर पड़ा हुआ उसको देख रहा था। वो बालों को खुश करती उन्हें क्लिप में जकड़ने लगे। या पीछे से दराब ने वापस उन्हें क्लिप से आजाद करवा दिया और अपने घेरे में लेकर उसके नाजुक कांधे पर अपनी थोड़ी डाल दी। उन्हें ऐसे ही रहने दो जाने दराब। उसके बाल में मुंह दिए हुए उसका रूह अपनी तरफ किया। मिशाल तो सिमट से गई थी जब दराब ने अपने देखते हुए लब उसके गर्दन पर रखे और कमर पर पकड़ मजबूत कर ले। वो सांस रोके उसके सीने पर हाथ रखे खड़ी थी और दराब का चेहरा ऊपर उठाए हुए उस पर झुकने लगा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मिशाल हड़बड़ा कर दौड़ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई आ जाएगा। वो बुखलाई भी उसे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी छापा मार दिया। तुमने ये कब कहा? तुम तो खुद करीब आकर मेरी नीयत खराब कर दी सुबह सुबह। दराब ने भी अपना कुछ देर पहले का बेवकूफ बनने का हिसाब बराबर किया। उसकी बात पर मिशाल की आंखें फट गई। मैंने आपकी नीयत खराब की? वो रोने जैसी हो गई थी। और नहीं तो क्या। दराब उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबाए हुए अपना ड्रेस निकालने लगा। आप कितने झूठे हैं। खुद जो सा बाकी की बात वो शर्म से बोल ना पाती और मुंह बनाकर दरवाजे पर मुलाजिमों को जवाब दिया जो सब उनका इंतजार करते नाश्ते की टेबल पर। कहनी आई थी, हाँ बताओ, मैंने क्या सा? वो भी महसूस होता हुआ उसके सूरज चेहरे को देखा। उससे आगे कहने पर उकसाने लगा था। कुछ नहीं, वो कहते जाने लगे जब दराब ने तरफ खींच कर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, मजाक कर रहा था जाने दरा। फिर उसकी आंखों में नमी को साफ करते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। आलिया बेगम और हूर नौशीन का नाश्ता लेकर गई थी फराज साहब वालों के यहाँ। मिशाल दराब दोनों साथ आकर नाश्ते के टेबल पर बैठे। आयमा बेगम मिशाल के शर्माए से चेहरे को देखकर सदा खुश रहने की दुआएं करने लगे। सब वहां पर मौजूद थे सिवाय शायरी के, जो कि हमेशा नहीं होता था। फिर रात को देर तक काम करता रहा। सुबह ही उसकी आंख लगी थी तो अभी तक सो रहा था। उसे 2 दिन में निकलना था, इसलिए वक्त कम था तो सारी रात सिगरेट नोशी करने के दौरान लैपटॉप पर अपना वर्क फिनिश करता रहा। अहमद साहब की नजरें नकम्मा बनता। रात को वलीमा था, सब फिर तैयारी में लग गया। जहे नसीब, बड़े बड़े लोग आए हैं। सफियान से नौशीन के कमरे की तरफ जाता हुआ देखा अचानक सामने आकर बोला। वो अभी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर जा रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुबह सुबह उसे देखेगा और अब जब देखा तो चहकता हुआ बोला। हूर इस अचानक सामने आने पर खुद को ना संभाल पाई तो जोर से सर उसके सीने से लगा, जिस पर उसको सुबह सुबह रात के तारे दिखने लगे। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो भाभी आई है, थोड़ा सब्र करो, जब तक मैं उसे मस्का लगाऊं तो हमारी बात चलाए। उसके गिर्द हिसाब बनाए शरारत से बोला था। उसका इशारा हूर का अपने सीने से लगने की तरह था और हूर उसके अचानक सामने आने उस पर बात टालने पर गुस्से से लाल पीली हो गई और उसे दिखा देकर दूर हुई। हटो पीछे कमीने, तुम्हारे साथ बात चलने ये किसी बंदरिया की। वो अपना सर मसलती दूर हुई और गुस्से से बोली, हाँ समझो बंदरिया ही नसीब में है, वो जो आ भी गई है। और तो और सामने भी खड़ी है चिश्मी छोटी नाक वाली, और उसे जरा भी तमीज नहीं है। शोर को कमीना नहीं बोलते। अगर वो कमीना हो गया तो बेचारी चिश्मिश को चश्मे में भी दिन को तार दिखा देगा। वो उसकी छोटी सी सुरस नाक को छूते हुए बोला, हमेशा बकवास ही करते रहना। वो उसका हाथ झटकती हुई जाने लगी जब पीछे से उसके दुपट्टे से पकड़कर उसे रोक गया। इजाजत दो, सब कुछ कर सकती हैं बकवास के अलावा। सरगोशी में कहते हुए हूर को साकर चौका वहां से चला गया। वह मुठियां बीच का गुस्सा खुद पर ही निकालने लगी। कमीना बेहुदा ना हो तो दवा को शायरी को नहीं पता तुम्हारी बेहुदगी के बारे में, वरना वो तो तुम्हें जिंदा गाड़ देते जमीन में। उसकी पुष्ट को देखती हुई बोले।